आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 से पाठ 12 संसार पुस्तक है का अध्ययन करने जा रहे हैं। संसार पुस्तक है, यह पाठ नेहरू जी द्वारा लिखित है। अंग्रेजी भाषा में यह लिखित है, लेकिन इसका अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद मुंशी प्रेमचंद जी ने किया है। नेहरू जी की पुत्री यानी इंदिरा गांधी जब 10 वर्ष की थी, तब नेहरू जी ने उन्हें अनेक चिट्ठियां लिखी। उन चिट्ठियों में उन्होंने उन्हें बताया कि पृथ्वी की शुरुआत कैसे हुई, मनुष्य ने अपने आप को कैसे धीरे धीरे समझा और पहचाना। उन्होंने कुल 30 पत्र उन्हें लिखे और यह 30 पत्र यानी 30 चिट्ठियां पिता के पत्र पुत्री के नाम पुस्तक में संकलित हैं। उन्हीं में से एक पत्र संसार पुस्तक है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं। पत्र में बताया गया है कि जो संसार है, अगर उसका एक पुस्तक की तरह अध्ययन किया जाए तो उससे आपको अनेक जानकारी मिल सकती है। तो आइए पाठ प्रारंभ करते हैं। नेहरू जी कहते हैं कि जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो और उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में, तो हम दोनों उस तरह बातचीत नहीं कर सकते। अर्थात यहाँ पता चलता है कि नेहरू जी की बेटी अब उनके यहाँ पास में नहीं है। इंदिरा गांधी जो है वो मसूरी में रहती है और नेहरू जी जो है वो इलाहाबाद में। तो जब वो दोनों इकट्ठे थे, एक साथ रहते थे, तो इंदिरा गांधी उनसे बहुत सी बातें पूछा करती थी जिनके जवाब नेहरू जी देने का प्रयत्न करते थे। लेकिन अब वो कहती हैं कि चूंकि हम एक साथ नहीं रहते और हम ज़्यादा बातचीत भी नहीं कर सकते, तो इसलिए मैंने इरादा किया है, इसीलिए मैंने सोचा है कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और उन छोटे छोटे देशों की जो इस दुनिया में नहीं है छोटी छोटी कथाएं लिखा करूं। अर्थात नेहरू जी कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि तुम्हें दुनिया के बारे में पता चले, छोटे छोटे देशों के बारे में पता चले, छोटे बड़े सभी देशों के बारे में तुम्हें पता चले। और मैं ये तुम्हें कैसे बता पाऊं? तुम्हें छोटी छोटी कथाएं लिखकर, छोटा छोटे पत्र लिखकर। तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा है, लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा देश है, फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक है तो तुम्हें सब देशों का और उन सब जातियों का जो इसमें बसी हुई हैं ध्यान रखना पड़ेगा, केवल उस एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो। अर्थात नेहरू जी कहना चाहती हैं कि तुम केवल इंग्लैंड और भारत के बारे में ही नहीं, तुम्हें इस देश की सभी जातियों का, सभी छोटे छोटे कस्बे जो यहाँ पर बसे हुए हैं, सभी जातियां जो यहाँ बसी हुई हैं और जो देश यहाँ बसे हुए हैं, उन सभी के बारे में तुम्हें अध्ययन करना पड़ेगा। मुझे मालूम है कि छोटे छोटे खतों में बहुत थोड़ी सी ही बातें मैं बतला सकता हूँ, लेकिन मुझे आशा है कि इन थोड़ी सी बातों को भी तुम शौक से पढ़ोगी और समझोगे कि दुनिया एक है और इस दूसरे लोग जो इसमें आबाद हैं हमारे भाई बहन हैं। अर्थात कि जब तुम इन पुस्तकों को पढ़ लोगी, इनको जानोगी, तो क्या होगा? तुम्हें जानकारी प्राप्त होगी कि पूरी दुनिया जो है वो एक है। पूरी जो धरती है वो एक कुटुंब के समान है और इसमें जितने भी लोग रहते हैं, आबाद मतलब जितनी भी आबादी यहाँ बसती है, जितने भी लोग यहाँ पर रहते हैं, वो सभी हमारे भाई बहन हैं। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया और उसके आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी। उसमें तुम्हें जितना आनंद मिलेगा उतना किसी कहानी या अन्य उपन्यास में भी नहीं मिला होगा। अर्थात नेहरू जी समझाना चाह रहे हैं कि अभी तो मैं केवल तुम्हें छोटे छोटे पत्रों के माध्यम से, क्योंकि तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम मोटी मोटी किताबें नहीं पढ़ सकती हो, तो मैं तुम्हें छोटी छोटी पत्रों के माध्यम से ही तुम्हें दुनिया का हाल बता रहा हूँ। जब तुम जान जाओगी, जब तुम और बड़ी हो जाओगी, तो तुम दुनिया का जो हाल है, यहाँ के बारे में और जो रोचक जानकारी है, वो तुम मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगे और तुम्हें वो पढ़कर इतना आनंद मिलेगा, इतनी खुशी मिलेगी कि तुम्हें कभी कहानी या उपन्यास पढ़कर भी नहीं मिला होगा। आगे नेहरू जी कहते हैं कि यह तो तुम जानती ही हो कि धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी ना था। आदमियों से पहले सिर्फ जानवर थे और जानवरों से पहले एक ऐसा समय था जब धरती पर कोई जानदार चीज ना थी। आज जब यह दुनिया हर तरह के जानवरों और आदमियों से भरी हुई है, उस जमाने का ख्याल करना भी मुश्किल है जब यहाँ कुछ ना था। अर्थात नेहरू जी कहना चाहते हैं कि बहुत
समय पहले, लाखों करोड़ों वर्ष पहले, तो धरती पर आदमियों का, जानवरों का, किसी का भी कोई अस्तित्व ना था। कोई भी लिविंग थिंग, कोई भी जानदार चीज यहाँ पर नहीं थी। लेकिन अगर आज देखा जाए तो हर तरफ आदमी ही आदमी, जानवर ही जानवर भरे हुए हैं। और हम ऐसा सोच भी नहीं सकते कि यहाँ पर कभी किसी टाइम में कुछ भी नहीं था, या कभी ऐसा समय भी था जब यहाँ पर कुछ भी नहीं था। लेकिन विज्ञान जानने वालों और विद्वानों ने, जिन्होंने इस विषय को खूब सोचा और पढ़ा है, लिखा है कि एक ऐसा समय था जब यह धरती बेहद गर्म थी और इस पर कोई जानदार चीज रह ही नहीं सकती थी। और अगर हम उनकी किताबें पढ़ें और पहाड़ों और जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें तो हमें खुद मालूम होगा कि ऐसा समय जरूर रहा होगा। क्योंकि कहा जाता है कि जो धरती है वो एक आग का गोला थी। आग का गोला अर्थात कि वो इतनी गर्म थी कि यहाँ पर कोई भी जानदार चीज रह ही नहीं सकती थी। तुम इतिहास की किताबों में ही पढ़ सकती हो, लेकिन पुराने जमाने में तो आदमी पैदा ही ना हुआ था, किताबें कौन लिखता। तब हमें उस जमाने की बातें कैसे मालूम हो? यह तो नहीं हो सकता कि हम बैठे बैठे हर एक बात सोच निकालें। यह बड़े मजे की बात होती, क्योंकि हम जो चीज चाहते सोच लेते और सुंदर परियों की कहानियां गढ़ लेते। लेकिन जो कहानी किसी बात को देखे बिना ही गढ़ ली जाए, वह कैसे ठीक हो सकती है? लेकिन खुशी की बात है कि उस पुराने जमाने की लिखी हुई किताबें ना होने पर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे हमें उतनी ही बातें मालूम होती हैं जितनी किसी किताब से। तो बच्चों, आप भी देखते हो कि तकरीबन रोजाना न्यूज में आता है, समाचार पत्रों में बताया जाता है कि आज वहां खुदाई की तो ये पुरानी चीजें निकली, कोई मूर्ति निकली या फिर कोई लिखा हुआ ग्रंथ निकला। तो पता चलता है कि पुराने समय में भी कुछ ऐसा था जिसके आधार पर, अगर अर्थात हमें अगर कुछ प्राप्त होता है तो हम उसके आधार पर कुछ ना कुछ पुराना समय के बारे में मालूम कर सकते हैं। ये पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियां, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियां और इसी तरह की और भी कितनी चीजें हैं जिनसे हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है। मगर हाल जानने का असली तरीका यह नहीं है कि हम केवल दूसरों की लिखी हुई किताब पढ़ लें, बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़ें। तो नेहरू जी यहाँ समझाना चाह रहे हैं कि यह जरूरी नहीं है कि अगर हम दुनिया का हाल जानना चाहते हैं तो हम केवल दूसरों की लिखी हुई किताबों को ही पढ़ें, बल्कि यह आवश्यक है कि हम खुद एक संसार रूपी पुस्तक को पढ़ें। मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में उनका हाल जानना सीख जाओगे। सोचो, कितनी मजे की बात है। तो नेहरू जी यहाँ बताना चाह रहे हैं संसार रूपी पुस्तक, अर्थात नेहरू जी के कहने का अभिप्राय है कि ये जो संसार है ये एक पुस्तक के समान है और यहाँ की जो प्राकृतिक चीजें हैं, कोई पत्थर है, पहाड़ है, दरिया है, नदियां है, तालाब है, वृक्ष हैं, पशु पक्षी हैं, तो ये जितनी भी चीजें हैं ये सारी क्या है, उस संसार की पुस्तक के पृष्ठ हैं। तो लेखक ये समझाना चाह रहे हैं अपनी पुत्री को कि अगर तुम इस संसार के बारे में जानना चाहती हो, तुम एक एक चीज का अध्ययन करो, एक एक चीज को समझने की कोशिश करो, एक एक चीज को पढ़ो। किस चीज को? जो इस संसार रूपी पुस्तक के पृष्ठ हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि क्या है इस संसार रूपी पुस्तक के पृष्ठ, कोई पर्वत, कोई पहाड़, कोई दरिया, कोई नदी, कोई तालाब, कोई वृक्ष, तो ये सब क्या है? ये इस संसार रूपी पुस्तक के पृष्ठ हैं। तो आगे नेहरू जी ये कहते हैं कि मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर, यानी कि अगर तुम उनका गहन अध्ययन करोगे, उनके बारे में सोचोगे कि पत्थर कैसे बना, पहाड़ों का निर्माण कैसे हुआ, तो तुम थोड़े ही दिनों में उनका हाल जानना सीख जाओगे। आगे नेहरू जी एक उदाहरण के द्वारा उन्हें समझाना चाहते हैं कि सोचो, कितनी मजे की बात है, एक छोटा सा रोड़ा जिससे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो, यानी वो एक छोटे से रोड़े के द्वारा, एक छोटे से पत्थर के द्वारा, वो एक उदाहरण के द्वारा समझाना चाहते हैं कि मान लो शायद संसार की पुस्तक का एक छोटा सा पृष्ठ है कि अगर तुमने देखा कि एक छोटा सा रोड़ा है जो किसी सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ है, तो और तुम सोचो कि ये एक पुस्तक का पृष्ठ है, शायद उससे तुम्हें कोई नई बात मालूम हो जाए। शर्त यही है कि तुम्हें उसे पढ़ना आता हो। कहने का अभिप्राय है कि अगर तुम कुछ भी जानना चाहती हो तो किसी भी वस्तु को लेके उसको देखो, उसको सोचो, उसकी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करो। तो यहाँ पर वो एक छोटे से रोड़े के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि तुम देखो कि पता नहीं तुम्हें उसके बारे में क्या क्या बात मालूम हो जाए, लेकिन कब? जब तुम्हें उसे पढ़ना आता हो। अब तुम्हारे पास कोई पत्थर है तो तुम देखोगे कि ये पत्थर क्या है, कहाँ से आया, कैसे हुआ। तो आगे वो यही बताना चाहते हैं कि कोई जबान उर्दू, हिंदी या अंग्रेजी सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने होते हैं। अब अगर कहें हमें हिंदी लैंग्वेज सीखनी है, हिंदी भाषा सीखनी है, तो सबसे पहले हमें उसकी वर्णमाला का ज्ञान होना चाहिए।
इसी तरह अगर हमें अंग्रेजी या उर्दू सीखनी है तो सबसे पहले हमें उसके बेसिक्स यानी सबसे पहले हमें उसकी वर्णमाला का ज्ञान होना चाहिए, तभी हम उसके अक्षर सीख पाएंगे। इसी तरह तुम्हें पहले प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे, तभी तुम उसकी कहानी उसके पत्थरों और चट्टानों की किताब से पढ़ सकोगे। शायद अब भी तुम उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो। तो आगे नेहरू जी कहते हैं कि जब भी तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो तो क्या वह तुम्हें कुछ नहीं बतलाता? आपने देखा कि आपके हाथ पे एक छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा है, एक पत्थर है छोटा सा, तो आप देखोगे कि ये इतना गोल कैसे हो गया, ये चमकीला कैसे हो गया, तो आपको वो सोचने पे मजबूर करेगा। कब? अगर आप एक चिंतन शक्ति रखते हो, आप उसके बारे में सोचते हो, आप उसकी जानकारी प्राप्त करना चाहते हो, तो आपके मन में तरह तरह के प्रश्न होंगे कि यह इतना गोल कैसे हो गया, यह चिकना कैसे हो गया, यह चमकीला कैसे हो गया, और उसके जो खुरदरे किनारे या कोने क्या हुआ उनका। तो आगे लेखक कहते हैं, अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालो तो हर एक टुकड़ा खुरदरा और नुकीला होगा। यह तो हम भी जानते हैं कि अगर हमसे कोई चीज गिरकर भी टूट जाती है या कोई चीज वैसे भी टूटती है तो हम देखते हैं कि उसके जो बिखरे हुए टुकड़े होते हैं वो कहीं से खुरदरे, कोई नुकीले, कहीं ना कहीं इस प्रकार के होते हैं। लेकिन नेहरू जी उन्हें यही सोचने पर मजबूर करती है कि तुम ये सोचो कि वो किस तरह गोल हुआ, कैसे चमकीला हुआ, कैसे चिकना हुआ, जो उसके खुरदरे किनारे थे उनका क्या हो गया, जो उसके किनारे नुकीले थे उनका क्या हुआ। तो आगे वो यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं। फिर ये रोड़ा कैसे इतना चमकीला, चिकना और गोल हो गया? अगर तुम्हारी आंखें देखें और कान सुने तो तुम उसी के मुंह से उसी की कहानी सुन सकती हो। वह तुमसे कहेगा, यानी एक पत्थर के बारे में वो बता रहे हैं, लेखिका इंदिरा गांधी जी को बता रहे हैं कि अगर तुम उसको ध्यान से देखो, मन में प्रश्न उठाओ कि ये कैसे गोल हुआ, कैसे चिकना हुआ, तो तुम देखोगे कि वो रोड़ा ही तुम्हें अपनी कहानी सुना रहा है। वो जो छोटा सा पत्थर है वो ही तुम्हें अपनी कहानी सुना रहा है। वह तुम्हें बता रहा है कि एक समय था जिसे शायद बहुत दिन गुजरे हो, वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था। ठीक उसी टुकड़े की तरह उसमें किनारे और कोने थे जिसे तुम बड़ी चट्टान से तोड़ती हो। शायद वे किसी पहाड़ के दामन में पड़ा रहा, यानी कि एक चट्टान का टुकड़ा टूटा और वो काफी टाइम तक, काफी समय तक, एक लंबे समय तक किसी पहाड़ के पैरों में, किसी पहाड़ के दामन में पड़ा रहा। तब पानी आया और उसे बहाकर छोटी घाटी तक ले आया। यानी पहाड़ों से जब पानी बहा तो उस टुकड़े को वो एक छोटी घाटी तक ले आया, यानी कि वो टुकड़ा जो था वो पानी के साथ बह गया। वहां से एक पहाड़ी नाले ने धकेल कर उसे एक छोटे से दरिया मतलब छोटी सी नदी में पहुंचा दिया। पहाड़ी नाला जो था, यानी कि इतना तेज बहाव था उसका कि उसने पत्थर को लुढ़का दिया, धक्का दिया वहां से, और वो पत्थर कहाँ चला गया? छोटी सी नदी में पहुंच गया। इस छोटे से दरिया से वह बड़े दरिया में पहुंचा। इस बीच वह दरिया के पेंदे में लुढ़कता रहा, यानी कि दरिया के बीचों बीच वो लुढ़कता रहा। उसके किनारे घिसते गए और वह चिकना और चमकदार हो गया। एक चीज आप देखते हो कि जब बार बार वो घिसी जाती है, यहाँ पर पत्थर को किसी ने घिसा नहीं, लेकिन वो यहाँ से वहां जाते जाते कभी कहीं टकराया, कभी कहीं टकराया, कभी कहीं लुढ़का, तो उसके किनारे जो थे वो घिस गए और वो चिकना और चमकदार हो गया। इस तरह वे कंकड़ बना जो तुम्हारे सामने है। किसी वजह से दरिया उसे छोड़ गया और तुम उसे पा गई, यानी कि दरिया के बहाव के साथ वो पत्थर नहीं बहा और दरिया आगे चला गया, नदी बहती चली गई, लेकिन पत्थर जो था वो वहीं पर ही पड़ा रहा। इसके बाद क्या हुआ कि तभी तुमने उस पत्थर को प्राप्त किया है। लेकिन आगे लेखक कहते हैं कि अगर वो और आगे चला जाता, दरिया के साथ ही दरिया के पानी में ही बह जाता, तो क्या होता? वह छोटा होते होते, यानी कि और घिस जाता, घिसते 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 वह बिल्कुल छोटा हो जाता, और क्या हो जाता? अंत में एक बालू का एक जर्रा हो जाता, यानी कि बालू का एक कण हो जाता, और समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता। क्योंकि समुद्र के किनारे क्या होता है? बालू रेत होता है, बालू के कण होते हैं। तो यहाँ पर लेखक ने बताया है कि वो जो पत्थर था, छोटा चमकीला पत्थर था, वो और आगे जाता तो वो घिस घिस कर इतना बारीक हो जाता, इतना महीन हो जाता कि जैसे कि वो एक बालू का बालू का कण हो, जहां एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरौंदे बनाते। घरौंदे मतलब घर बनाते। आपने देखा होगा बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, जो रेत होता है, मिट्टी होती है, जो बालू के कण होते हैं, उससे वो छोटे छोटे खेल खेल में घर बनाते। अगर एक छोटा सा रोड़ा तुम्हें इतनी बातें बता सकता है तो पहाड़ों और दूसरी चीजों से जो हमारे चारों तरफ है हमें कितनी और बातें मालूम हो सकती हैं।
तो नेहरू जी यहाँ समझाना चाह रहे हैं उन्हें कि एक छोटे से रोड़े की इतनी लंबी कहानी है, लेकिन तुम्हें समझ कब आई? जब तुमने उस पत्थर को देखा, तुम्हारे मन में प्रश्न उठे कि वो छोटा सा रोड़ा कैसे बना, गोल कैसे हुआ, चिकना कैसे हुआ, चमकीला कैसे हुआ। तुमने उसका अध्ययन किया, तुमने संसार रूपी पुस्तक के एक पृष्ठ को पढ़ा। वो जो रोड़े का पृष्ठ था, जो छोटे से पत्थर का जो था, वो एक पृष्ठ था अपने आप में। तो जब तुमने संसार रूपी पुस्तक से एक पृष्ठ को पढ़ा, तो इसी तरह से पहाड़ों, पर्वत, नदियां, तालाब, वृक्ष, पशु पक्षी, जानवर, तो अगर आप इनको एक एक पृष्ठ को पढ़ती हो तो आप और ना जाने कितनी और बातें मालूम हो सकती हैं। तो ये बहुत अच्छा पाठ था। अगर आपको भी कभी समय लगे तो आप भी इसी तरह से संसार पुस्तक है जो पिता के पत्र पुत्री के नाम, इसमें उन्होंने 30 पत्र लिखे हैं और उन्होंने इसमें अपनी पुत्री को पूरे संसार के बारे में बताने का प्रयास किया है। तो कभी आपको समय लगे तो बेटा आप भी कभी ना कभी इसका जरूर अध्ययन करना। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।